हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह साथी तेरा प्यार अगले जन्म भाग 11 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। युवराज अर्जुन और तानी के साथ नंदीग्राम से निकल जाता है। कार अर्जुन ड्राइव कर रहा होता है। तानी साइड मिरर से युवराज को देखती है। युवराज अब तक खामोश था। उसके चेहरे पर कृष्णा के लिए दर्द और प्रेम झलक रहा था। तानी बोली, अब मैं समझी, नंदिनी उस घर को देखकर भावुक क्यों हो रही थी। उसका मुन्ना ही उसका मोहन भैया है। शायद उसे देख नंदिनी को कुछ याद आ जाए। अर्जुन बोला, कुछ भी बोलती हो यार। जब उसे युवराज को देखकर, जिससे उस जन्म में सच्चा प्यार करती थी, कुछ याद नहीं आया तो फिर अपने भाई को देखकर कैसे याद आ जाएगा। और हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि उसका भाई है कहाँ। उसकी बात सुन युवराज अब भी खामोश था। अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला, भगवान का भी कैसा खेल है। जो पिछले जन्म में युवराज की वाइफ थी, अब इस जन्म में उसकी होने वाली सास है, वसुंधरा सिंह राठौर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वह तो यूवी को देखकर पहचान गई होगी, फिर कुछ कहा क्यों नहीं। अर्जुन की बात सुन अचानक युवराज बोल पड़ा, गाड़ी नंदीग्राम की तरफ मोड़ो। लेकिन अचानक क्यों? तानी पूछी। अर्जुन सही कह रहा है। मुझे पहली बार देखकर वसुंधरा जी के चेहरे पर जो डर थी, वह डर अब मेरे मन में शंका पैदा कर रही है। वह मुझे पहचान कर भी अनजान क्यों बनी रही। और उस दिन जिस दिन वह हमारे लिए डिनर रखी थी, मैंने उनके पूर्वजों के बारे में सवाल किया था और वह जो जवाब दी थी वह तो सच है ही नहीं। यानी कि कुछ तो है जो हमसे छुपा रही है। सवाल तो यह भी है कि नैन्सी किसकी बेटी है। महायज्ञ के दौरान वह मंदिर से दूर थी। बहुत ऐसे सवाल है जो मुझे पागल कर रहे हैं। उसी वक्त युवराज के मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उसके डैड का फोन था। वह जल्दी से फोन पिकअप करता है और संजय जी उसे उसकी बड़ी माँ की हालत के बारे में बताते हैं। अर्जुन घर चलो, बड़ी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरी तरफ नंदिनी की सगाई की तैयारी चल रही थी। अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में उसकी सहेली कविता का आना भी उसे महसूस न हुआ। कविता उसे देखती है कि वह कहीं खोई है। उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाती तो नंदिनी उसे देख, अरे कविता, तू कब आई? पूरे 10 मिनट पहले। लेकिन तू कहाँ खोई थी? कविता ने पूछा। कहीं नहीं यार, बस अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोच रही थी। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू अचानक किसी और से सगाई क्यों कर रही है। ऐसा क्या हो गया नंदीग्राम में जो आते ही सगाई करने लगी? मैं तो अब भी कह रही हूँ कि तेरी जोड़ी युवराज सर के साथ ही सूट करती है। नंदिनी बोली, सबका प्यार मुकम्मल नहीं होता और मेरा प्यार तो एक तरफा था। पूरे देश को मालूम है तुम्हारे सर और नैन्सी के रिश्ते के बारे में। और ऐसे भी मैंने बाबा से वादा किया था कि वहाँ से लौटने के बाद जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन तू जिससे शादी कर रही है, क्या उससे कभी प्यार कर पाएगी? कविता गंभीर होकर पूछी। नंदिनी बोली, तो तू बता, जिससे मैं प्यार करती हूँ वह मुझसे नहीं किसी और से विवाह कर रहा है। छोड़ ना यार, यह प्यार वार सब कुछ बेकार है। अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। युवराज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। सभी उसे देख खुश भी हुए और नाराज भी। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ थे अब तक? कुछ खबर भी है यहाँ क्या हो रहा है और न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? हम सबको कुछ भी मालूम नहीं और सारी दुनिया को खबर हो गई तुम्हारे विवाह के बारे में। युवराज ने कहा, माँ घर चलकर जितनी मर्जी हो डांट लेना, मुझे अभी बड़ी माँ को देखना है। तभी डॉक्टर उनसे आकर कहते हैं, अब वो ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बड़ी माँ को लेकर सब घर पहुँचते हैं, जहाँ कमरे में बड़ी माँ आराम कर रही होती है। युवराज उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आई एम सॉरी बड़ी माँ, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। बड़ी माँ बोली, तुम ठीक हो? यह देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। लेकिन तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वह गांव बहुत ही मनहूस है। युवराज ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी बहन, यह कैसा इत्तेफाक है जो आज मेरी बड़ी माँ है। यह सुन लीला की आंखें भर आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रो पड़े। लीला बोली, सच? लेकिन यह हुआ कैसे? बहुत डांट लगाते थे मुझे, इसलिए भगवान ने इस जन्म में आपको मुझसे छोटा बनाकर भेज दिया। युवराज हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा आपने। बहुत बूढ़ी हो गई हैं आप और मैं, देखिए, अभी भी जवान हूँ। दोनों फिर हंस देते हैं। लेकिन युवराज, आपने विवाह का फैसला क्यों लिया? बड़ी माँ ने पूछा। वह बोला,
मुझे पहले से ही मालूम था कि आपकी हवेलियों से कोई खास कनेक्शन है। मरने से पहले माँ ने मुझे बताया था और एक दिन आपने गलती से अपना सीक्रेट अलमारी खुला छोड़ दिया था। मैंने उस हवेली की तस्वीर वहाँ देख लिया था। आपको वो हवेली गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन तब नहीं मालूम था कि उस हवेली से मेरा भी कनेक्शन है। वो सारी बातें लीला को बताता है। बड़ी माँ नंदिनी ही कृष्णा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो सब कुछ याद आ गया, लेकिन बस एक बात खटक रही है। हमारी मौत के बाद वहाँ क्या हुआ था? यह सुन लीला के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई थी। वह बोली, नदी में डूबने से आप दोनों की मौत नहीं हुई थी, आप दोनों की हत्या हुई थी। यह सुन युवराज को शौक लग गया। क्या हमारी हत्या हुई थी? लेकिन कैसे? और उस बारे में मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? लीला बोली, जब आप और कृष्णा एक दूसरे के गले लगे हुए थे, आप कृष्णा को संभाल रहे थे, मैं भी वहीं पर आ रही थी। लेकिन अंधेरा बहुत घना था, भारी बारिश हो रही थी। तभी मैंने देखा कि कोई आप दोनों पर पीछे से तलवार से वार किया। उस तलवार की धार इतनी तेज थी, आप दोनों के पेट को पार कर निकल गई। इससे पहले कि आप दोनों कुछ समझ पाते, धक्के मार के उसने नदी में गिरा दिया और मैं यह सब देखते रह गई, कुछ नहीं कर पाई। मैं भागकर हवेली आई तो वहाँ भी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पिताजी और माँ की भी हत्या हो गई थी। वसुंधरा का कुछ पता नहीं चला, शायद वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसकी कदमों की आहट में सुन सकती थी। मैं अपनी जान बचाकर भागती रही, उससे छुपती रही। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उससे भागकर उदयपुर पहुंच गई। उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी। किसी ने मुझे हॉस्पिटल में डाला और वहां डॉक्टर राठौर ने मुझे बचाया। मेरी हालत पर तरस कर वो अपने घर लेकर आए, मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। उनकी पहले से ही 2 बेटियां थी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी मासी रेखा। ऐसे ही समय गुजरा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी भूलना आसान नहीं था। अपना मैंने सब कुछ खो दिया था। उसके बाद उस गांव में क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उस गांव से दूरी बना लिया, लेकिन उसकी यादों से दूर नहीं हो पाई। बस भगवान से यही दिन रात प्रार्थना करती कि जो नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ, कोई तो आए इंसाफ करने के लिए। और भगवान ने सुन लिया। जन्म से अब तक मैं यही सोचती रही कि क्या सिर्फ सूरत ही आपका भाई साहब से मिलता है, या आप पूरी तरह से भाई साहब ही हो। लेकिन आज विश्वास हो गया कि आप भाई साहब ही हो मेरे। युवराज ने पूछा, लेकिन वो कौन था जिसने हमारी हत्या की थी? लीला बोली, मैं नहीं जानती हूँ। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उसने नकाब ओढ़ रखा था। युवी ने कहा, सारे सवालों का जवाब हमें नंदीग्राम में ही मिलेगा बड़ी माँ। मेरे भी मन में ऐसे ही कुछ सवाल है जिसका जवाब मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मुझे नंदिनी से मिलना है और उसको नंदीग्राम लेकर जाना है। जो कहानी वहाँ ख़त्म हुई थी, अब उस कहानी को फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। उसी वक्त अर्जुन फ़ोन पर युवराज को बताता है कि नंदिनी की सगाई होने वाली है। वह नंदिनी की सगाई रोकने के लिए दोनों के साथ उसके गांव निकल जाता है। नंदिनी के बाबा खुशी से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन नंदिनी को बहुत हैरानी होती है। युवराज उसे देखते ही उसकी आंखों में नंदिनी के लिए प्यार उमड़ आता है और उसे गले से लगा लेता है। वहाँ मौजूद सभी लोग अवाक रह जाते हैं। नंदिनी को भी काफ़ी आश्चर्य होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक युवराज को हो क्या गया है। तानी और अर्जुन को भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें भी युवराज के इस बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं था। नंदिनी के बाबा के चेहरे पर गुस्सा की भाव आ जाती है। नंदिनी को लेकर सभी बातें बनाने लगते हैं। नंदिनी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। वह सब कुछ भूल सा गया था कि आसपास के लोग बस उन दोनों को ही देख रहे हैं। वहीं नंदिनी के बाबा को अब रहा नहीं गया। वह गुस्से से बौखला गए। उन्होंने उन दोनों को अलग किया और सभी के सामने युवराज को एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो मुस्कुरा उठा। यह देख नंदिनी सोच में पड़ जाती है, पागल हो गए हैं क्या? बाबा के थप्पड़ से भी मुस्कुरा रहे हैं? ऐसे तो बड़ा ईगो वाले बनते फिरते हैं। अभी के अभी निकलो यहाँ से। हमारी बेटी का तमाशा बनाने आए हो? हमें लगा कि हमारी खुशियों में शामिल होने आए हो, लेकिन निकलो यहाँ से, नंदिनी के बाबा ने कहा। युवराज उसके बाबा के सामने नंदिनी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोला, अकेले नहीं जाऊंगा।
नंदिनी भी मेरे साथ जाएगी। यह सुन अब उसके बाबा का सब्र का बांध टूट रहा था। लोगों को भी तमाशा देख मजा आ रहा था। नंदिनी गुस्से से युवराज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। नंदिनी ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए, सभी हमें ही देख रहे हैं, क्या तमाशा बना रखा है। नंदिनी गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन युवराज खामोशी से उसे बस प्यार से ही देख रहा था। अर्जुन और तानी उपस्थित लोगों को वहां से जाने के लिए बोले। लोगों के जाने के बाद नंदिनी युवराज को कमरे में लेकर आई और पूछी, क्या तमाशा है? क्या मेरी और मेरे परिवार का तमाशा बनाने के लिए आए हो? तुम्हारे इस हरकत की वजह से मैं अपने बाबा से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मेरी कल सगाई है और तुमने मालूम भी है क्या किया है। लोग बातें बनाएंगे, ना जाने क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। क्यों किया तुमने यह सब? युवराज की आंखें भर आई थी। उसके जहन में तो बस कृष्णा की यादें चल रही थी। नंदिनी को देख उसे कृष्णा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बोला, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम यह शादी नहीं कर सकती हो। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्या लीला याद नहीं है तुम्हें? बोलो ना नंदिनी, क्या कृष्णा याद है तुम्हें? युवराज की बातें सुन नंदिनी हैरान हो जाती है और उसका सिर चकराने लगा। बोली, देखो अपनी बकवास बंद करो। कौन कृष्णा, कौन लीला? अरे तुम्हारी जिंदगी में और कितनी लड़कियां हैं और बेशर्मों की तरह मुझसे कह भी रहे हो। देखो मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से जाओ। वह बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। नंदीग्राम में जो हुआ तुम्हारे साथ वो इत्तेफाक नहीं है, उन सब से तुम्हारा रिश्ता है। तुम्हारे श्राप की वजह से गांव अब तक भुगत रहा है। माँ काली का वो मंदिर का दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो नंदिनी, जो कहानी हमारी वहाँ खत्म हो गई थी, हम फिर से वहीं शुरू करते हैं। अपने जन्मों के रिश्ते का सफर अब वहीं तय करते हैं। नंदिनी ने पूछा, अच्छा तो फिर नैन्सी, उसका क्या? जिसके साथ अपनी शादी के रिश्ते की मंजूरी दिया था पूरे मीडिया के सामने, क्या वो झूठ था? हाँ, सब कुछ झूठ था सिवाय हमारा रिश्ता जो जन्मों का है। युवराज ने कहा, अच्छा क्या रिश्ता है हमारा? नंदिनी ने पूछा। हमारा रिश्ता तो बहुत अनोखा है नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुन नंदिनी हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखें नम हो गई थी। बस कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। यदि मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। नंदिनी अपना मुंह फेर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। युवराज के पास अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। उसके बाबा अपना सिर पकड़ चिंता में बैठे थे। उनके सामने युवराज अपने घुटने के बल बैठा और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने आज जो भी किया उसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन नंदिनी मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। आपका और उसका रिश्ता भले इस जन्म का हो, लेकिन हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। उसे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज़ एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि वही मेरी कृष्णा है, और यदि ना कर पाया तो उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर आप चाहे जिससे भी उसकी शादी करा लीजिएगा। अर्जुन और तानी भी उन्हें सारा सच बताते हैं। विश्वास करने वाली बात उनके लिए भी नहीं था, लेकिन उन्हें एहसास जरूर था कि उस गांव में नंदिनी के साथ घट रही घटनाएं आम नहीं थी। कल सगाई थी और आज फैसला लेना था। सभी उलझन में ही थे। युवराज के इजहार के बाद नंदिनी भी उदास हो गई थी। खुद से कहती है, जब मैं चाहती थी तब तुमने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया, और अब जब मैं किसी और से रिश्ता जोड़ रही हूँ तो अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। मैं क्या करूँ भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने बाबा को दुख पहुँचाकर कोई भी काम करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मैं युवराज से ही प्यार करती हूँ। उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वहीं कुछ देर बाद लड़के वालों के घर भी यह खबर पहुँच गई थी। लड़के वालों का फ़ोन आया और वह बोले, हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, कल सगाई नहीं हो पाएगी, माफ़ कीजिएगा। यह सुन नंदिनी के बाबा और भी गहन चिंता में चले गए। उनके लिए फैसला करना काफ़ी कठिन था, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद वह बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रहे तुम अपने वादे से मुकर न जाना। यदि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाए तो तुम बिना कुछ कहे नंदिनी की ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओगे। और हाँ, मेरी नंदिनी से दूरी बनाकर रखना। यह सुन युवराज बहुत खुश हो जाता है,
लेकिन नंदिनी उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी उसके बाबा ने उससे कहा, बेटा, कुछ सवालों का जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तुम्हारे साथ नंदीग्राम में हुई जो भी घटना थी, क्या तुम उसका सच नहीं जानना चाहती हो? और उसके लिए तुम्हें नंदीग्राम ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं पर तुम्हें मिलेगा। मुझे तुम पर पूरी तरह से विश्वास है बेटा। मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी जो मेरे विश्वास को तोड़े। सच ही तो था, नंदिनी को भी तो अपने सवालों का जवाब चाहिए था। क्या रिश्ता है उस गांव से उसका, वो भी तो जानना ही चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा के भी चेहरे पर चिंताएं साफ झलक रही थी। उसके भाई साहब आज नंदीग्राम पहुंचने वाले थे। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा डर से भर गया था। कुछ देर बाद पैलेस के सामने बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। वसुंधरा देवी का भाई साहब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सभी उनके स्वागत में अपना सिर झुका लेते हैं। उसका भाई साहब बलदेव सिंह राठौर ही था। खुद को इतने अच्छे से मेंटेन किया था कि चेहरे से उम्र का पता ही नहीं चल पा रहा था। पर्सनैलिटी भी उसकी बहुत अच्छी थी। नैन्सी गले लगते हुए बोली, वेलकम टू नंदीग्राम डैड। वसुंधरा उसकी आरती उतारती है। अंदर आते हुए पैलेस से सभी को बाहर करते हुए अपनी बहन से कहा, माय डियर सिस्टर, तुमने मुझे बहुत निराश किया। जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी वह काम तो अधूरा ही रह गया। वसुंधरा बोली, हमने पूरी कोशिश की भाई साहब, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे गुरुजी ने जो कहा था हमने वैसा ही किया। तो फिर गुरुजी को बुलाया जाए। कुछ देर बाद उनके गुरुजी आते हैं। वह गुस्से से उनसे पूछता है, गुरुजी, आपने कहा था कि काल नक्षत्र में उस मंदिर का फाटक खुल जाएगा, जो कई सालों बाद यह नक्षत्र आया था, लेकिन आपकी बात झूठी निकली। उसके गुरुजी कहते हैं, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं निकलती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह दोबारा बंद क्यों हो गया। काल नक्षत्र चल रहा है, इसको खत्म होने में अभी 1 महीना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दरवाज़ा जरूर खुलेगा। बलदेव कहता है, हाँ, उसे खुलना ही होगा। मैंने कई सालों का इंतज़ार किया है उस फाटक का खुलने का। हवेली के सारे खजाने मैंने वहीं दफना दिए थे, लेकिन उसे लेने से पहले वो दरवाज़ा बंद हो गया था और हमें यह गांव छोड़कर विदेश भागना पड़ा। लेकिन बहुत हुआ इंतज़ार, अब मैं लौट आया हूँ। अब जो भी करना होगा मैं करूँगा। तभी वसुंधरा देवी कहती है, भाई साहब, हमें नैन्सी के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। एक बार वो विवाह हो जाएगा तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। बलदेव बोला, सही कह रही हो, हमारे हाथ तो जैकपॉट लगा है। फिक्स करो उसकी फैमिली के साथ मीटिंग। अब तो आमने सामने बैठकर ही बातें होगी। और हाँ, वह लड़की कौन थी जिसके मात्र छूने से दरवाज़ा खुल गया था? वह बोली, वह उसी पुजारी की बेटी थी जो महायज्ञ करा रहे थे। वहाँ इतनी भगदड़ मच गई थी कि मीडिया उसके चेहरे को कवर नहीं कर पाई, और वह पुजारी भी अगले दिन अपनी बेटी के साथ हमसे मिले बिना यहाँ से चला गया। वह सोचता है, जिस दरवाजे को कोई नहीं खोल पाया उसे वह लड़की ने खोल दिया। क्या यह मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और ही है? मुझे उस पुजारी की बेटी से मिलना ही होगा। वहीं नंदिनी अपने घर की छत पर चांदनी रात के नीचे खरी आसमान की तरफ देख रही थी। उसे ऐसे देखकर युवराज आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नंदिनी गुस्से से दूर हटी और बोली, क्या बदतमीजी है? तुमने बाबा से वादा किए थे कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और फिर यह बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। वह बोला, वादा तुम्हारे बाबा से किया हूँ, तुमसे तो नहीं। रही बात प्यार की, तो तुम प्यार करने के लिए ही तो बनी हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, क्या बात कही। तुम्हारी कृष्णा से मेरी सूरत मिलती है, इसलिए तुम्हें इतना प्यार आ रहा है। वह बोला, नहीं, मुझे तुमसे प्यार इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारी शक्ल कृष्णा से मिलती है। तुम तो मेरी कृष्णा ही हो, और जब मैं यह बात नहीं जानता था तब भी मैं तुमसे ही प्यार करता था, और सच जानने के बाद और भी प्यार आने लगा है तुम पर। नंदिनी बोली, बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारी चिकनी चुकनी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। यदि तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो किसी और का हाथ नहीं थामा होता। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मुझे कितना दर्द हुआ था उस वक्त तुम्हें किसी और के साथ देखकर। मैं उस दिन तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी,
लेकिन तब तुम्हारे अंदर वह एहसास नहीं था। लेकिन आज जब तुम्हें सच मालूम चला है कि तुम्हारी कृष्णा मैं हूँ, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक तुम्हारे दिल में इतना प्यार उमड़ आया, वो भी मेरे लिए। वह इस बार गंभीर होकर बोला, वह विवाह करना मेरी मजबूरी थी। मुझे वह हवेली किसी भी कीमत पर चाहिए थी। बस उस हवेली का कीमत था मेरा नैन्सी से विवाह करना, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। तुम नहीं जानती हो नंदिनी, मेरी माँ मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा बड़ी माँ को खुश रखूँगा। वह जो चाहेगी मैं उन्हें ला कर दूँगा। वह हवेली उनके दिल का बहुत करीब था, इसलिए मैं वह हवेली उन्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाह रहा था। लेकिन तब मैं अनजान था, लेकिन अब समझा कि उस हवेली से रिश्ता सिर्फ उनका ही नहीं मेरा भी था। इसलिए मैंने अपने जज्बातों को मार दिया था। लेकिन जब मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई, तब मुझे लगा कि जो चीज़ मेरी है उसके लिए समझौता क्यों। अब तो मैं जब चाहूँ उसे वैसे ही ले लूँगा। और उस हवेली की असली वारिस यानी कि मेरी बहन, तुम्हारी सखी लीला, आज जो मेरी बड़ी माँ है, अब तक अपने गांव से अपने घर से दूर रही। किस्मत ने भी कैसा खेल रचा है, ना जाने उसने क्या लिखा है। नंदिनी बोली, देखो तुम्हारे बकवास की बातों में मुझे नहीं पड़ना है। अब यह बताओ कि हमें निकलना कब है। तुम जब कहो। मैं तो कहता हूँ कि कल ही निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर चलना होगा। तुम्हें बड़ी माँ देखना चाहती है और तुमसे मिलना भी चाहती है। नंदिनी ने कहा, ठीक है तो कल हम निकलते हैं। जाओ अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वह जाने लगी तभी युवराज कहता है, गुड नाइट एंड आई लव यू। नंदिनी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और युवराज मुस्कुरा देता है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ नंदिनी, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुम दौड़ कर मेरी बाहों में सिमट आओगी। दोस्तों, ये कहानी अब आगे कैसा मोड़ लेगी? क्या था बलदेव का मकसद नंदीग्राम में वापस आने का? क्या सच में नंदिनी को सारी बातें याद आ जाएगी? कौन था उन दोनों की हत्याओं के पीछे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।